आपने रिसेंटली मिंत्रा ज्वाइन कर लिया, तो मिंत्रा में कैसा लगा? मिंत्रा अच्छा लग रहा है, काफी कलरफुल कल्चर है यहाँ पे। When you say the color, what does it mean? कलरफुल इंजीनियरिंग की फील्ड में से अगर यूपी बिहार से होते हो तो पहला आइडिया तो होता है कि यार यूपीएससी करना है या बीपीएससी की तरफ जाना है या सर्विस एग्जामिनेशन की तरफ जाना है। फोर्थ ईयर का लास्ट सेमेस्टर फिर स्टार्ट हुआ और थर्ड ईयर के लास्ट और फोर्थ ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर तक आते आते फिर लगा कि यार फिर अब अगर प्लेसमेंट नहीं किया तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। सेकेंड सेमेस्टर में मैं जब आया तो मुझे प्रोग्रामिंग का आइडिया मतलब लगा कि यार प्रोग्रामिंग का एक कोर्स है, ठीक है। उससे पहले मुझे पता था, थोड़ा बहुत नाम सुना था मैंने कभी कि ये सी प्रोग्रामिंग होती है। Hi everyone, welcome all to my YouTube channel. So today I have invited Harsh, who is currently working as a SD at Myntra. So let me clear, there are two intentions to create this video. First is to share the SD interview experience for the Myntra, and the second is if you are someone who is looking for the path to follow for switching non-development profile to the development profile, then definitely this video is perfect for you. So इस वीडियो में मैंने हर्ष से स्टेप बाय स्टेप मिंत्रा का इंटरव्यू एक्सपीरियंस डिस्कस किया है एंड आल्सो आई हैव डिस्कस बिकॉज हर्ष वाज वर्किंग इन द ओरेकल नॉन डेवलपमेंट प्रोफाइल और उसने करीब 2 इयर्स नॉन डेवलपमेंट प्रोफाइल पर वर्क किया है। उसके बाद ही करंटली स्विच टू द प्योर डेवलपमेंट प्रोफाइल टू द मिंत्रा। सो लेट्स सी हिज जर्नी। हाय हर्ष, रिसेंटली आपने मिंत्रा ज्वाइन कर रखी है, राइट? जी अच्छा, थोड़ा सा मेरे हमारे व्यूवर्स को आप अपना एक स्मॉल इंट्रोडक्शन देना चाहोगे? जी। तो आई एम कुमार हर्ष और मैं 2 साल से ऑरेकल में काम कर रहा था। अभी रिसेंटली वहाँ पे मैंने एज एन एसोसिएट कंसल्टेंट ज्वाइन करा था। उसके बाद मैं वहाँ पे प्रमोट हुआ एज स्टाफ कंसल्टेंट। फिर अभी रिसेंटली मैंने अभी 3 महीने हुए, तो आई वर्क फॉर 2 इयर्स एट ऑरेकल और अभी 3 महीने हुए मिंत्रा ज्वाइन किए एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर इन मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म टीम। इसके पहले एज ए कंसल्टेंट आप काम करते थे जी ओरेकल में, राइट? सो इट वाज नॉट प्योर डेवलपमेंट रोल, राइट? नो, नॉट योर डेवलपमेंट। सो अगर थोड़ा सा अगर मैं आइडिया लेना चाहूँ व्हाट एग्जैक्टली आपका डे टू डे वर्क वहाँ हुआ करता था? तो देयर यूज्ड टू बी ऑरेकल का टूल which was more or less इंटीग्रेशन टूल जो कि थर्ड पार्टी सिस्टम्स, फ्यूजन सिस्टम, डेटाबेस उसको कनेक्ट करता था। तो आई यूज्ड टू वर्क ऑन इंटीग्रेशन साइड ऑफ थिंग और क्लाइंट एप्लीकेशन हम लोग वहाँ पे डेवलप करते थे। तो ऑरेकल के जो डिफरेंट क्लाइंट्स हैं उनके लिए क्लाउड एप्लीकेशन हम लोग डेवलप करते थे, उसमें मेजरली इंटीग्रेशन का पार्ट मेरा होता था। तो डे टू डे लाइफ ऐसा था। आपने रिसेंटली मिंत्रा ज्वाइन कर लिया, तो मिंत्रा में कैसा लगा? मिंत्रा अच्छा लग रहा है, काफी कलरफुल कल्चर है यहाँ पे। When you say the colorful, what does it mean? कलरफुल का मतलब है फैशन, तो फैशन का I know. नंबर I think when you say the colorful, I think you mean कि वहाँ की जो बिल्डिंग्स हैं, थीम जो है उनकी बहुत अलग है rather than other offices। आप देखोगे ओरेकल वगैरह बहुत बोरिंग ऑफिसेस है, राइट? करेक्ट। आई मीन जो बिग टेक है उनके कंपैरिजन में काफी कलरफुल एनवायरनमेंट है। पीपल आर मोर चेयरफुल यहाँ पे। लोग ज़्यादा ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए आपके पास अलग अलग मतलब बैकग्राउंड के लोगों के साथ ब्रेनस्टॉर्मिंग का चांसेस ज़्यादा है यहाँ पे। और B2C टेक है तो ऑफ कोर्स वो प्रेशर और लर्निंग दोनों साथ में रहता है, तो वो एक मिक्स ऑफ इन्वायरमेंट है जहाँ पे सीखने को बहुत कुछ है। So are you loving मिंत्रा? यस, आई से यस। ओके ओके, जो आपने इंजीनियरिंग चूज की वो आपको किसी ने बोला था या लाइक हाउ डिड यू गेट इनटू द इंजीनियरिंग कॉलेजेस, मतलब इंजीनियरिंग की फील्ड में चूज की? आप अगर यूपी बिहार से होते हो तो पहला आइडिया तो होता है कि यार यूपीएससी करना है या बीपीएससी की तरफ जाना है या सर्विस एग्जामिनेशन की तरफ जाना है। तो वेरी ऑनेस्टली ऐसा इंजीनियरिंग मैंने आउट ऑफ ग्रीड ही सेलेक्ट किया था कि वंस आई गेट इनटू इंजीनियरिंग, क्योंकि देखता था लोगों को जो लोग इंजीनियरिंग में जाते थे दैट वाज अ क्विक मनी, कि जाते हैं प्लेसमेंट होता है, लोगों का प्लेसमेंट के बाद सैलरी आती है, राइट? तो वो थोड़ा सा दिमाग में था कि इंजीनियरिंग कर लेने के बाद एक प्लेसमेंट लगेगी और उससे फिर मैं अपनी
मुझे सैलरी मिलना स्टार्ट हो जाएगा। और अगर गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस वगैरह की बात करें तो उसमें मुझे लगता था कि बहुत कट थ्रोट कंपटीशन है और देयर आर हाई चांसेस ऑफ फेलियर, बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। तो समहाउ मुझे लगता था कि वो थोड़ा मेरे लिए और मेरे फैमिली के लिए रिस्की हो जाएगा। तो इंजीनियरिंग मेरे लिए वेरी ग्रीडली मैं बोलूँगा कि ऐसा चॉइस था कि मैं इंजीनियरिंग में जाऊँगा तो मुझे जॉब मिल जाएगी। तो मैंने प्योरली इस पॉइंट ऑफ व्यू से इंजीनियरिंग को सिलेक्ट किया था। बेसिकली जॉब पर्पस से, जॉब जल्दी से जल्दी आप अर्निंग स्टार्ट कर दो। करेक्ट। मैं ये जानना चाहता हूँ लाइक बेसिकली कि आपको कब पहली बार प्रोग्रामिंग टच किया, आपने कब पता चला पहले प्रोग्रामिंग तो के सेकेंड सेमेस्टर में मैं जब आया तो मुझे प्रोग्रामिंग का आइडिया मतलब लगा कि यार प्रोग्रामिंग का एक कोर्स है, ठीक है। उससे पहले मुझे पता था, थोड़ा बहुत नाम सुना था मैंने कभी कि ये सी प्रोग्रामिंग होती है, ऐसे जावा पाइथन भी उस टाइम पे उतना भी ज़्यादा नहीं आया था, एआई वगैरह तो बहुत रिसेंट आया। तो मतलब उस टाइम पे ही मैंने सबसे पहले प्रोग्रामिंग स्टार्ट करी। और वेरी ऑनेस्टली पहले सेमेस्टर मतलब दूसरे सेमेस्टर में जब पहली बार प्रोग्रामिंग आया तो मेरा 6 आया था आई गेस स्कोर, जो मेरे पूरे इंजीनियरिंग लाइफ का सबसे खराब स्कोर है। तो अच्छा, सेकंड सेमेस्टर से आपको पता सेकंड सेमेस्टर से मेरे लिए हैश इंक्लूड stdio.h वो बहुत अजीब चीज लगी कि ये क्या है, यहाँ से क्या हो रहा है। हाँ, वो फर्स्ट टाइम तो लगता है। फर्स्ट टाइम तो सी फर्स्ट टाइम हम हेलो वर्ड कितनी बार ट्राई करते हैं, Correct. प्राइम नंबर, इवन प्राइम नंबर कितनी बार हम लिखते थे तब हमको पता चला। Correct. बट जैसे जैसे हम ज़्यादा जिस चीज़ पर ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं वो ऑटोमेटिक कंफर्टेबल चीज़ होने लगती है हमारे लिए। तो अगर मैं पूछूं आपको ईयर वाइज अगर कॉलेज को ब्रेक डाउन करना है तो आपने ईयर वाइज लाइक फर्स्ट ईयर में क्या क्या चीज़ें की, सेकंड ईयर में क्या क्या चीज़ें पिक की, देन थर्ड ईयर में, देन फोर्थ ईयर में कैसे, मतलब बेसिकली हाउ डिड यू स्पेंड योर 4 years? हाँ, तो फर्स्ट ईयर कॉलेज का जर्नी तो वैसा था कि जस्ट गए इंजीनियरिंग को जस्ट एक्सप्लोर कर रहे थे। वेरी ऑनेस्टली मैंने ब्रांच भी उस टाइम पे बहुत ज़्यादा मैं अवेयर नहीं था कि जिस ब्रांच में मैं गया हूँ उसका क्या पर्सपेक्टिव है, उसका उसका क्या फ्यूचर स्कोप है, क्या पोटेंशियल है, उसके बारे में भी मैं थोड़ा देख रहा था। राइट, उस टाइम पे कॉलेज में जाने के बाद मैंने कई सारे एक्स्ट्रा करिकुलर चीज़ें भी करी। जैसे लाइक मैंने बहुत सारे इवेंट्स ऑर्गेनाइज कराना। तो फर्स्ट ईयर वाज द स्टार्टिंग फेज जहाँ पे मैं ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा करिकुलर चीज़ों में एंगेज हुआ। स्टार्टअप के बारे में थोड़ा देख रहा था, जो मेरे कॉलेज में और सीनियर जो लोग कर रहे थे उनसे बात करना, उनके स्टार्टअप में हेल्प करना। तो उस टाइम पे मैंने थोड़ा सा ग्राफिक डिज़ाइन वगैरह स्टार्ट किया था, तो वो हुआ फर्स्ट ईयर। सेकेंड ईयर में स्टार्ट हुआ और फर्स्ट हाफ तक ऐसा ही कुछ चल रहा था और तब जाकर के लॉकडाउन आ गया। और अनफॉर्चुनेटली फोर्थ सेमेस्टर में ही वो डीएसए और जो इम्पोर्टेंट पेपर्स होते हैं जो कि प्लेसमेंट पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो वो सारे पेपर्स लॉकडाउन में पूरा ऑनलाइन हो गया। तो उसकी पढ़ाई अच्छे से नहीं हो पाई मेरे मेरे केस में, तो वो पेपर मेरा थोड़ा सा मिस हुआ। थर्ड ईयर भी ऑलमोस्ट उसी बेस में गया। थर्ड ईयर का फर्स्ट हाफ सेकेंड हाफ मोर और लेस ऑनलाइन ही रहा और फिर ऑनलाइन एग्जाम्स होते थे। फोर्थ ईयर से फिर चीज़ें थोड़ी सी फिर से रेगुलर होनी स्टार्ट हुई। फोर्थ ईयर का लास्ट सेमेस्टर फिर स्टार्ट हुआ और थर्ड ईयर के लास्ट और फोर्थ ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर तक आते आते फिर लगा कि यार फिर अब अगर प्लेसमेंट नहीं दिया तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो उस टाइम पे कंपनीज आना स्टार्ट हो गई। तो मेजरली सर्विस बेस्ड कंपनी आती है मेरी कॉलेजेस में। तो उस टाइम पे मैंने इनिशियली स्टार्ट किया कि अभी थोड़ा सा प्रोग्रामिंग करना पड़ेगा। तो मेरे फ्रेंड्स ने थोड़ी हेल्प करी। कंप्यूटर साइंस में मेरे दोस्त थे उस समय, मेरा जो रूममेट था वो भी कंप्यूटर साइंस में था, मेरा बेस्ट फ्रेंड। तो उसने काफ़ी हेल्प करी मेरे को बेसिक प्रोग्रामिंग पिक करने में कि बेसिक फॉर लूप, एरेज और जो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं। मैंने हैकर रैंक पे शुरू में स्टार्ट किया कि उसके 150 क्वेश्चंस मैंने किए। तो वो टाइम था। उसके बाद तब तक जब प्लेसमेंट कंपनीज आने लग गई तो उनका असेसमेंट, ऑनलाइन असेसमेंट, एप्टीट्यूड, इन सब चीज़ों के लिए मैं थोड़ा सा प्रिपेयर्ड हो चुका था लगभग। बट अगेन जब बिग टेक कंपनीज की डीएसए होती थी और जो इनकी डीएसए होती हैं वो बहुत डिफरेंट होती हैं। तो इसमें काफ़ी प्लेन इम्प्लीमेंटेशन लेवल पे एरे के, फॉर लूप के क्वेश्चंस मिलते हैं यूजुअली। तो वो तो क्लियर हो गया, ठीक है। तो ऐसे मेरे पास ऑरेकल से पहले 2 ऑफर थे फोर्थ ईयर। किस किस कंपनी के?
टीसीएस के थे और के चेन्नई के थे। टीसीएस कोड बीटा के थ्रू था? नहीं, टीसीएस कैंपस में ही। कैंपस में? हाँ। ओके, गॉट इट गॉट इट। अब तो टीसीएस का भी लाइक जो कंपटीशन हो रहा होता है Correct. कोड बीटा वगैरह, वो तो अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। करेक्ट। हाँ, कैंपस में थोड़ा सा रिलेटिवली हाँ, क्वेश्चन easier रहता है। इजियर रहता है। ओके, गॉट इट। ठीक है, तो बेसिकली अगर मैं इन सब चीज़ों के बारे मतलब मोस्टली क्या होता है स्टूडेंट्स मैंने देखा है कि कैसे प्रिपरेशन करें। सी पहले हम बात करते हैं कि डीएसए के बारे में आप मुझे स्टेप बाय स्टेप बताओ, अगर किसी को प्रिपरेशन करना है स्टार्टिंग से कैसे करनी चाहिए? तो मेरा सबसे पहले मानना है कि एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सबसे इम्पोर्टेंट है पिक करना किसी को भी। मोस्ट ऑफ द केसेस में स्टूडेंट्स सी के बैकग्राउंड से आते हैं, सी स्टार्ट करते हैं तो सी प्लस प्लस पिक कर लेते हैं। बट अगेन ये चॉइस हो सकता है, अब बच्चे ज़्यादा ये होने लगे मतलब पर्सनली आई ऑलवेज सजेस्ट कि आप फ्यूचर को देख के करेक्ट डीएसए की भी लैंग्वेज चूज करो। करेक्ट, मैं वही आने वाला था। बेसिकली जॉब पर्पस से देखो आप Correct. फ्यूचर में नंबर ऑफ जॉब किस में ज्यादा आपकी होने वाली है, करेक्ट देन अकॉर्डिंग टू दैट यू कैन पिक द डीएसए लैंग्वेज आल्सो। करेक्ट। तो वो चीज है। तो तो ठीक है, हाँ बताओ। तो सी प्लस प्लस से बच्चे स्टार्ट करते हैं यूजुअली। बट अगेन मतलब ये डिपेंड करता है कि आपको फ्यूचर में आप कहाँ देखना चाहते हैं अपने आप को। आप अगर हाई लेवल सिस्टम्स में जाना चाहते हो कि जहाँ पे आप स्केलेबल सिस्टम्स बिल्ड करो, तो थोड़ा देखना पड़ेगा कि अभी बहुत न्यू एज लैंग्वेजेस भी आ रही हैं या कुछ लेगेसी सिस्टम्स भी उसमें बना है। तो वो देख करके आई थिंक मुझे भी लगता है कि डीएसए का एक लैंग्वेज सबसे पहले पिक करना जरूरी है। हैकर रैंक प्लेटफॉर्म है, सबको पता है। तो हैकर रैंक बैगनर लेवल का, Correct. बैगनर इंटरमीडिएट लेवल Correct. क्वेश्चंस वहां मिल जाते हैं। तो वहां पे जाकर के एकदम बेसिक लेवल से कि हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम से लेके आप फंक्शंस कैसे इंप्लीमेंट करोगे, फॉर लूप कैसे करोगे, एरेज कैसे यूज करोगे, तो पहले एक लैंग्वेज पिक करके उसके फंडामेंटल्स पहले क्लियर कर लेने चाहिए। फिर हैकर रैंक पे प्रॉब्लम सॉल्विंग का भी एक सेक्शन है, तो उसमें भी आप अगर कंफर्टेबली 60 70 80 क्वेश्चन कर लोगे तो 5-6 स्टार उसमें भी हो जाते हैं लोगों के। तो वो एक मोटिवेशन भी आता है कि अभी इसमें 5 स्टार 6 स्टार हो चुका है। तो 50-60 क्वेश्चन सॉल्व करते करते आपको एनफ आइडिया हो जाता है कि आपको जैसे लूप कैसे इंप्लीमेंट करना है, एरेज के डिफरेंट एलिमेंट्स को कैसे एक्सेस करेंगे, तो वो चीज़ें आपको आइडिया लग जाएंगी अगर आप ऐसे बेसिक लेवल से हैकर रैंक से स्टार्ट करोगे। तो मतलब सबसे प्राइमरी लेवल है। इसके बाद आपको एक लेवल थोड़ा सा अप जाना पड़ेगा कि आपको जैसे जो बड़ी कंपनीज हैं उनके डीएसएस को अगर आपको क्रैक करना है, तो इतना डीएसए आई थिंक कैंपस के कंपनीज के लिए काफी हो जाती है। बट आपको बड़ी कंपनीज क्रैक करनी है तो उसके लिए डीएसए का लेवल थोड़ा सा अप करना पड़ेगा। तो आप स्टार्ट कर सकते हो कि आप एक सीट मेंटेन करो कि जैसे मैंने स्टार्ट किया कि एरेज के क्वेश्चंस में मुझे करने हैं, ठीक है। तो एरे के बेसिस पे लीड कोड पे जा करके फिल्टर डाल करके उसमें फिर एरेज के क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हो। अगर एडवांस डीएसए की बात करूं तो उसमें कुछ पैटर्न्स भी होते हैं, जैसे 2 पॉइंटर्स के हैं, स्लाइडिंग विंडो, प्रीफिक्स सम, सफिक्स सम, वैसे पैटर्न भी होते हैं। तो अभी मीडियम ब्लॉग्स भी बहुत सारे अवेलेबल हो गए हैं। मैं भी जब इंटरव्यू प्रिपरेशन कर रहा था तो मैंने भी काफी क्वेश्चंस देखे जो कि पैटर्न स्पेसिफिक एरे के क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। तो आप पैटर्न स्पेसिफिक क्वेश्चंस एरे के या स्ट्रिंग के या फिर आप जैसे आगे जाओगे तो लिंक लिस्ट, स्टैक क्यू सबके सॉल्व करना इंपॉर्टेंट है। तो ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है थोड़ा सा, मतलब इट्स नॉट हैकेथॉन, ये मैराथन है। I personally always suggest कि DSA is infinite. वो आपको पैरेलल में लेके चलना है until you get a very good job offer. Correct. You have to keep going, you have to keep practicing and variety of questions. Personally I always suggest कि आप टेक्निक और पैटर्न पर ज्यादा फोकस करो, so that you can solve. I mean you can cover more questions by solving the less question. Yes. So that is what the pattern is. 80-20 रूल। हाँ एग्जैक्टली। तो वो चीज हो गई। ओके ठीक है। अच्छा, आपने टेक स्टेक कॉलेज में कौन सा किया था बेसिकली फॉर द प्रोजेक्ट बिल्डिंग? वेरी ऑनेस्टली मेरा जो बैकग्राउंड था वो कोर में था। तो मैंने जो प्रोजेक्ट किया, कौन सी ब्रांच थी आपकी कॉलेज में? मेरी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन। ओके इंटरेस्टिंग बैकग्राउंड थी। तो मैंने जो प्रोजेक्ट किया था तो सेंसर्स ट्रांसड्यूसर्स के अराउंड हमने ये बनाया था। उस पे हमारा एक पेपर भी पब्लिश हुआ था स्प्रिंजर वाले बुक में। तो वो प्रोजेक्ट बेसिकली हमने एक माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो कंट्रोलर का यूज करके हमने एक वो बिल्ड किया था। कोविड का टाइम चल रहा था तो हमने
टेम्परेचर मॉनिटरिंग सिस्टम बिल्ड किया था, जो कि IoT का यूज करके हमने वो डेटा क्लाउड में भेज रहे थे। तो मेजरली इसमें सी से हमने माइक्रो प्रोसेस माइक्रो कंट्रोलर कोड किया था, और फिर पाइथन थोड़ा सा इन्वॉल्व था उसमें। तो ऐसा था। ओके, सो बेसिकली आपने आपने ये बोला, जब मैं आपसे बात कर रहा था आपने बोला कि ओरेकल का जॉब भी आपका ऑफ कैंपस था, राइट? ऑन कैंपस। ओरेकल का ऑन ऑन कैंपस कैंपस। था। ओके, ठीक है। और वो आपको नॉन डेवलपमेंट रोल मिला था उस टाइम पर? यस। ओके, ठीक है। आपने अभी 2 साल, करीब 2 साल से ज़्यादा आपने ओरेकल में काम किया, आपकी प्रोफाइल मैंने देखी थी। तो बेसिकली ड्यूरिंग दोज इयर्स आपने ऐसा क्या किया जो आप यू आर एबल टू स्विच योर प्रोफाइल from non-development to the development role? Because what usually I get the so many questions honestly from the people on the LinkedIn, that they are in the non-tech, they are in the testing, but they want to move, they are in the cloud role, they want to move to the pure SD role. Personally I always suggest कि अगर ऐसे रोल में आप स्टक कर गए हो ना, तो ट्राई टू स्विच एज सून एज पॉसिबल, क्योंकि थोड़ा जितना जल्दी आप स्विच करोगे, भले ही आपको प्योर डेवलपमेंट एंट्री लेवल रोल मिले, बट थोड़ा इजी हो जाता है। बट आपको 2 साल हो गए थे, 2-2.5 साल, करीब 2 साल से ज़्यादा हो गया था। तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे जैसे नॉन टेक या नॉन डेवलपमेंट रोल में एक्सपीरियंस ज़्यादा बढ़ता है ना, वैसे वैसे और डिफिकल्टीज होती है प्योर डेवलपमेंट में जाने। करेक्ट। तो व्हाट डू यू से अबाउट दिस? तो आई हैड माई शेयर ऑफ स्ट्रगल ड्यूरिंग जॉब। तो 2 साल मैंने ऑरेकल में जॉब तो किया, और मैंने कोशिश करी, शुरू से ही मैंने कोशिश करी कि मेरा जो काम है, जो मैं कर रहा हूँ, उसके अलावा भी मुझे कुछ ओपन सोर्स स्टैक पे कुछ काम मिलता रहे। जैसे जनरेटिव एआई उस टाइम पे आ रहा था, तो मैंने जनरेटिव एआई को थोड़ा सा ग्रैब करा कि जनरेटिव एआई पे मुझे कुछ काम मिले। तो मैंने जनरेटिव एआई पे थोड़ा सा काम करा था। जनरेटिव एआई पे मैंने क्लाइंट्स के लिए कुछ POCs, क्लाइंट्स के लिए कुछ सॉल्यूशंस बिल्ड करे थे। तो उससे मेरे CV में एटलीस्ट एक मेंटेन था कि मैं इवन इफ मैं कंसल्टेंट हूँ, मैं ओपन सोर्स टेक में भी एक्सपीरियंस रखता हूँ। तो वो मैंने बिल्ड करा था। अगेन इट वाज नॉट एन इजी जॉब टू गेट अ शॉर्ट लिस्ट। उस CV के साथ मुझे शॉर्ट लिस्ट होने में प्रॉब्लम्स बहुत आई, और डिस्कस कर सकते हैं हम कि वो CV कैसे शॉर्ट लिस्ट हाँ, हुई। बेसिकली मैं जानना चाहता हूँ वो कौन सी स्किल्स थी जो आपने सीखी और रिज्यूमे पर डाली दैट हेल्प यू टू शॉर्ट लिस्ट द मित्रा? तो मुझे लगता है जनरेटिव एआई की स्किल तो मेरी बहुत काम में आई। तो बेसिकली अब आप मुझे ये बताओ कि ओरेकल का इंटरव्यू एक्सपीरियंस कैसा रहा? लाइक बेसिकली व्हाट दे एक्सपेक्ट फॉर द कंसल्टेंट रोल? तो ओरेकल का इंटरव्यू एक्सपीरियंस, जैसा कि मैंने बताया, ऑन कैंपस रोल था। 2 राउंड्स ही हुए थे इसमें। उससे पहले एक असेसमेंट राउंड था। तो उसमें जो एप्टीट्यूड, इंग्लिश टाइप के, कॉम्प्रिहेंशन टाइप के क्वेश्चन थे, डेटाबेस के बेसिस पे क्वेश्चन थे, क्वेरीज वगैरह थे, तो और बेसिक प्रोग्रामिंग स्किल्स पे क्वेश्चंस थे। और इसके बाद शॉर्टलिस्टिंग हो गया। उसके बाद हमारा इंटरव्यू था, फर्स्ट राउंड। तो फर्स्ट राउंड इंटरव्यू वाज मोर अराउंड उस कॉन्सेप्ट पे उन्होंने पूछा, और डेटाबेस डिजाइन पे पूछा। ER डायग्राम वगैरह एक सिचुएशन दिया था उन्होंने, ER डायग्राम बनाने को, फिर उसके टेबल्स बिल्ड करने, जैसे बेसिक क्वेश्चंस ही उसमें पूछे गए थे, पॉइंटर्स वगैरह क्वेश्चंस थे। उस राउंड के क्लियर हो जाने के बाद सेकेंड राउंड वाज मोर और लेस वो थोड़ा मैनेजरियल प्लस HR दोनों मिक्स्ड राउंड था। तो उसमें मैंने जो प्रोजेक्ट्स किया था उसके बेसिस पे क्वेश्चंस थे, और उसके अलावा HR रिलेटेड क्वेश्चंस थे कि आप आगे क्या करना चाहते हैं। और वेरी ऑनेस्टली उस समय तक मुझे रोल का एग्जैक्ट आइडिया था भी नहीं। कैंपस में तो मोस्टली लाइक दे कम एंड दे हायर, इवन मे बी दे कैन हायर एज सॉफ्टवेयर डेवलपर, बट they will put you in the different project, different kind of project. These things happen in the like campus placement. अच्छा, उसके बाद आपने ऑफ कैंपस मिंत्रा दिया, राइट? हाँ, ऑफ कैंपस मिंत्रा दिया, ठीक है। तो ऑफ कैंपस मिंत्रा में लाइक कैसा आपका इंटरव्यू एक्सपीरियंस था? व्हाट एग्जैक्टली, हाउ मेनी राउंड्स वर देयर एंड व्हाट एग्जैक्टली दे एक्सपेक्टिंग ईच राउंड? एंड मे बी अगर क्वेश्चन का थोड़ा आप डिटेल शेयर कर पाओ, तो सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन आप शेयर कर पाओ तो थोड़ा ज़्यादा हेल्पफुल होगा। करेक्ट। तो मिंत्रा का जब इंटरव्यू कॉल आया, आई वाज ऑलरेडी होल्डिंग ऑफर लेटर, तो मैंने वो सब इंटरव्यूज दिए थे। थोड़ा सा आइडिया था कि क्या करना है। किस कंपनी का ऑफर था आपके पास ऑलरेडी? मेरे पास 2 कंपनीज के थे, KPMG और एक स्टार्टअप है विजनमेंट बोल करके, तो उनका ये था तब तक। तो मिंत्रा का जब इंटरव्यू का कॉल आया तो मुझे पता था कि इसमें 4 राउंड्स होने हैं। पहला राउंड DSA, दूसरा राउंड था सिस्टम डिजाइन,
तो जो डीएसए का राउंड था उसमें मेरे से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। पहला क्वेश्चन एक स्ट्रिंग था, उसमें बाइनरी सर्च के अराउंड क्वेश्चन था कि एक प्रॉपर्टी के बेसिस पे हमें बाइनरी सर्च लगा के, तो आई विल रेट कि वो क्वेश्चन इजी टू मीडियम टाइप का था, तो वो जल्दी हो गया सॉल्व। दूसरा क्वेश्चन वाज प्रिटी मीडियम टू हार्ड लेवल क्वेश्चन, जिसमें एक मैथ्स का क्वेश्चन था जिसका कि ऑप्टिमाइजेशन जो नॉर्मल ब्रूट फोर्स से मैंने सॉल्व करा, बट उसके नॉर्मल सॉल्यूशन में उसकी जो रन टाइम थी वो काफ़ी हाई हो रही थी, तो मुझे ऑप्टिमाइज करने बोला गया। और उसका ऑप्टिमाइजेशन जो था वो बाइनरी ट्री से था, तो बाइनरी ट्री का यूज करके हमें मैथ्स का एक क्वेश्चन था कि एक नंबर है, उसके जो मल्टीपल्स होंगे, तो एक प्रॉपर्टी पर्टिकुलर प्रॉपर्टी वाले मल्टीपल को बताना था, तो ऐसा एक क्वेश्चन था। अब इसमें जो कंस्ट्रेंट था वो एक्चुअली इस क्वेश्चन को यूनिक बना रहा था कि ये क्वेश्चन हम बाइनरी ट्री से सॉल्व कर सकते हैं, which was a difficult thing to find in a interview like situation. तो although interviewer was very helpful, तो वो actually interview को सही डायरेक्शन में गाइड कर रहे थे। He was having a constant conversation with me कि maybe you can think about the constraints, maybe you can think about some other data structures. So that way it became easy for me to pick that questions, right. Once the data structure was picked, then it was traversal and some other kind of technique based questions, so it was easy. Then Second round was system design round. Majorly it was focused on high level system design round. तो high level system design round में मुझे एक real time इंस्टेंस मॉनिटरिंग सिस्टम जैसा बनाने को उन्होंने बोला था कि जैसे एक SaaS प्रोडक्ट है, उसको मल्टीपल कस्टमर्स यूज कर रहे हैं, तो वी हैड टू बिल्ड अ मॉनिटरिंग सिस्टम जो कि रियल टाइम में अलर्ट थ्रो करेगा। ऑल्सो इसके फॉलो अप क्वेश्चंस थे कि अगर इफ यू वांट टू सेंड देम पीरियोडिक अलर्ट्स, तो हाउ कैन वी बिल्ड अ सिस्टम्स लाइक दैट, और उसके बाद उस पे डेटाबेस स्कीमा कैसे बनाओगे, विच ऑल क्लासेस आर इम्पोर्टेंट एज पर यू, उन क्लासेस में क्या मेथड्स लिख सकते हैं। तो एलएलडी को कम टच किया उन्होंने, बट हाई लेवल डिजाइन पे फोकस ज्यादा था, और दे वर चेकिंग कि मैं कितना सोच पा रहा हूँ, हाउ आई कैन सी थ्रू द सॉल्यूशंस। So mostly high level discussion हुआ। Yes, mostly high level पे डिस्कशन हुआ। They were going into low level design, but as such मुझे बहुत ज़्यादा कोड करने उन्होंने नहीं बोला, मतलब एक रफ डायग्राम बेसिस, क्योंकि ये मेरा फेस टू फेस इंटरव्यू था, तो मुझे ड्रॉ करना था सब कुछ पेपर पे ऐसा। व्हाइट बोर्ड दिया होगा, व्हाइट बोर्ड हाँ, डिस्कशन हुआ। और तीसरा राउंड हायरिंग मैनेजर राउंड था, तो हायरिंग मैनेजर राउंड में मेजरली मैंने ऑरेकल में जनरेटिव एआई पे काम किया था, जनरेटिव एआई के अराउंड क्वेश्चंस पूछ रहे थे, जनरेटिव एआई के जो नए यूज केसेस हैं उनके क्या नुआंसेस हैं, उसमें प्राइस इन्वॉल्व है और बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व हैं, उस पर हम कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। मिंत्रा का स्केल काफी हाई है, तो उसमें अगर जनरेटिव एआई को यूज करना हो तो कॉस्ट बहुत बड़ा एक कंस्ट्रेंट है, तो उसके अराउंड क्वेश्चंस थे। और जो नए यूज केसेस हैं उस पे वो मेरा आइडिया जानना चाह रहे थे कि हाउ आई कैन बिल्ड अ सिस्टम विद दिस, तो वो भी मोर और लेस एक हाई लेवल टेक्निकल डिजाइन और थोड़ा डिस्कशन, टेक्निकल डिस्कशन था मेजरली मेरे पिछले काम को लेकर के, और अभी जो मिंत्रा कर रहे basically past projects and the skills that you have mentioned on the resume, वो और new use case के according कि how can you use Gen AI with those new cases, right? So now tell me कि अगर किसी को रिज्यूमे बनाना है और इस टाइप की कंपनी ओरेकल, मिंत्रा टाइप की कंपनीज में शॉर्टलिस्ट होना चाहता है, तो क्या क्या चीजें ध्यान रखनी चाहिए एज ए एंट्री लेवल इंजीनियर रिज्यूमे में, जो गलतियां नहीं करनी चाहिए? सो बेसिकली कैन यू गिव सम सजेशन ऑन द रिज्यूमे? तो रिज्यूमे सबसे पहले सिंपल होना चाहिए, कोई कलाकारी आई डोंट थिंक कि वो रंगोली नहीं होनी चाहिए, कोई डिफरेंट पिक्चर्स और वो नहीं होना चाहिए। सिंपल एक रिज्यूमे पे लेटेक्स के कई सारे फॉर्मेट्स अवेलेबल हैं ऑनलाइन, ओवरलीफ वेबसाइट, करेक्ट, ओवरलीफ पे आप अपना रिज्यूमे डालें। मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज कि अगर आप एंट्री लेवल पे हो तो इम्पैक्ट की बात होनी चाहिए रिज्यूमे में। मुझे जहाँ तक लगता है कि आपने अपने अगर किसी इंटर्नशिप कहीं भी करी है या आपने कॉलेज में प्रोजेक्ट्स ही अगर करा है, तो वैसे प्रोजेक्ट्स करने चाहिए जो थोड़े इम्पैक्टफुल हों।
मतलब जो बहुत रिडंडेंट है कि यूट्यूब पे अवेलेबल कोई प्रोजेक्ट या गिटहब से कहीं से लेकर के प्रोजेक्ट डाल देना, मुझे लगता है कि वो रिडंडेंट चीजें मार्केट में अब आउटडेटेड हो रही हाँ, हैं। बहुत आउटडेटेड हो गई। मतलब एवरी यूट्यूबर इज टेलिंग हाउ टू मेक दिस क्लोन, हाउ टू मेक दिस क्लोन, Correct. हाउ टू मेक दिस कट प्रोजेक्ट। यस, मतलब भले ही छोटा बनाओ प्रोजेक्ट, बट वो न्यू यूज केस होना चाहिए। करेक्ट, थोड़ा नया यूज केस और थोड़ा सा एंड टू एंड ट्राई कर सकते हैं End to end, कि yes. ट्रायल वर्जन भी क्लाउड के और सब चीजों के हाँ। अवेलेबल है, तो थोड़े एंड टू एंड प्रोजेक्ट्स बनाने चाहिए कि मोबाइल एप्लीकेशन ही कुछ बनाया या Correct. वेबसाइट्स। ये गलती मैंने करी थी, जो कि मुझे कवर अप करने में बहुत प्रॉब्लम हुई। तो आई थिंक कि जो एंट्री लेवल और इंजीनियर्स हैं उनको प्रोजेक्ट्स पे बहुत ज्यादा फोकस करना चाहिए अभी अगर तो उनका काम। अभी तो आई थिंक बहुत ही ज्यादा फोकस करना चाहिए। आई मीन डीएसए प्लस प्रोजेक्ट्स, इन दोनों का कंबाइनेशन होना ही चाहिए एज एंट्री लेवल अभी लगता है। तो वो एक सेक्शन है कि प्रोजेक्ट्स आपके अच्छे होने चाहिए। अगर आपने कहीं पे इंटर्नशिप या कहीं पे आपने कोई काम कर रखा है 6 महीने का भी हो या 7 महीने का भी हो, तो कोशिश करनी चाहिए कि आप थोड़ा इम्पैक्ट दिखा सके कि लेट्स से आपने एक सर्विस बिल्ड करी या आपने कुछ इंटीग्रेट किया या कुछ माइग्रेट किया, तो उससे क्या इम्पैक्ट हुआ, टोटल इम्पैक्ट क्या हो गया कि आपने 2 दिन का काम बचा दिया या आपने लेटेंसी इंप्रूव कर दी। तो आई थिंक आप ये कहना चाह रहे हो, मुझे लगता है कि जो भी आप काम करो, करेक्ट, आप उस काम को नंबर्स में रिप्रेजेंट करो। करेक्ट, वेरी नंबर्स इंपॉर्टेंट। सिंपल, लाइक नंबर्स में इम्पैक्ट होगा कि लेट्स से आपने लेटेंसी इंप्रूव की, लेट्स से 90% लेटेंसी आपने इंप्रूव की, या आपने मैंडेज कम कर दिया। लेट्स से पहले 10 मैंडेज लगता था पर मंथ, आपने उसको रिड्यूस करके 2 मैंडेज कर दिया। सो बेसिकली नंबर्स में आप बात करो, वो थोड़ा ज्यादा आई कैचिंग होता है कि हाँ इसने ये इम्पैक्ट किया है ऑर्गेनाइजेशन। और जब भी आप वो सब लिख रहे हो तो बहुत क्रिस्प होना चाहिए, कोई बहुत ज्यादा, क्योंकि रिक्रूटर भी हम भी सामने से देखते हैं, रिक्रूटर बहुत जल्दी में किसी भी रिज्यूमे को स्क्रीन करते हैं, तो उनके पास बहुत टाइम होता नहीं है। तो वो तो अपने रिज्यूमे को एक सही तरीके से स्ट्रक्चर करो, जिसमें बेसिक डिटेल्स आपके हों कि आपके ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और वो तो जो बेसिक डिटेल है वो होंगे। फिर एक्सपीरियंस सेक्शन आपका होगा, फिर आपने प्रोजेक्ट्स डाले और फिर आपको जो टेक स्टैक्स आपको अच्छी तरीके से आते हैं वो ही डालना मुझे लगता है कि इम्पोर्टेंट है। बहुत लोग अगर थोड़ा ही आइडिया है तो वो टेक स्टैक इन्वॉल्व कर देते हैं, बट हायरिंग मैनेजर राउंड अगर आपका होगा और आपके मैनेजर्स को लग जाएगा कि इसने थोड़ी ब्लफ करने की कोशिश की है, तो वो उसके अराउंड पूछ सकते हैं क्वेश्चंस। तो आई मीन वो रिज्यूमे पर पढ़ा है और आप आंसर नहीं कर पा रहे हो तो बहुत ज्यादा डेंजरस है। अगर नहीं पढ़ा है तो आंसर नहीं कर पा रहे हो, दैट इज जस्टिफाइड। अगर पढ़ा है और नहीं आंसर कर पा रहे हो तो बहुत डेंजरस है। करेक्ट, नहीं करना चाहिए। तो यूजुअली रिज्यूमे को बहुत सोच के बनाना चाहिए कि व्हाट एवर आई एम राइटिंग उसको जस्टिफाई करना पड़ेगा। करेक्ट। तो वो और अपनी एजुकेशन की स्किल, अगर आपके बहुत अच्छे मार्क्स हैं और बहुत अच्छे ये हैं तो डालना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज्यादा सर्टिफिकेशंस और चीजें लोग ऐड नो वन केयर्स, नो वन केयर्स, वो आई थिंक नहीं करना चाहिए। अभी तो नो वन केयर्स। करेक्ट, इन करंट मार्केट इवन यू आर फ्रेशर है, बिल्कुल स्टूडेंट भी हो ना, तब भी सर्टिफिकेशन नो वन केयर्स। करेक्ट, आपने उसकी जगह प्रोजेक्ट बना रखे हैं, दैट विल मेक मोर इम्पैक्ट देन द सर्टिफिकेशन। ज्यादा एंड टू एंड प्रोजेक्ट्स आई थिंक मोर वैल्यू, यस, मोर वैल्यूएबल है। तो वो चीज हो गई। तो एक और पॉइंट मैं ऐड करना चाहूंगा रिज्यूमे में यहाँ का। लेट्स से अगर आपकी जो भी प्रॉब्लम सॉल्विंग है, कोडिंग पर प्रोफाइल्स वगैरह है, उनकी लिंक जरूर रखे होगा, पब्लिक लिंक, so that recruiter will get to know कि हाँ इसने लेट्स से अगर 500 प्रॉब्लम सॉल्व की है तो इट्स द प्रूफ ऑफ वर्क, ये रही लिंक मेरी, देख लो आप, मेरी पब्लिक लिंक सारी बेसिकली गिटहब की लिंक, इट कैन बी एनी लिंक, व्हाटएवर द वर्क वी हैव डन, अटैच द पब्लिक लिंक। Public link and the impact wise work, I think these are the most important thing. 2-3 is the most important points for the resume। ठीक है। So basically ऑफ कैंपस आप जॉब हंटिंग कैसे करते हो, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है एज ए बेसिकली, बिकॉज अभी ड्यूरिंग दिस टाइम, लाइक अभी करंट मार्केट बहुत ज्यादा डाउन है, स्पेशली नवंबर दिसंबर में तो एकदम सभी बनते हैं, कुछ ही बनते हैं अच्छी कंपनीज में। तो कैसे किया जॉब? तो ऑफलाइन जॉब हंट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पहले तो अपना रिज्यूमे प्रिपेयर कर लो, अपने स्किल सेट्स को प्रिपेयर कर लिया। तो ये तो पहले की चीजें हैं कि आप जॉब हंट करने से पहले भी आपको अपनी रिज्यूमे और अपनी स्किल्स को ये ठीक कर लेना होगा। उसके बाद आप जॉब हंट के डिफरेंट प्रोफाइल्स जो हैं उस पर आपको ये करना होगा। बट मेरा मानना है कि जॉब हंट करने के समय आप अगर लिंक्डइन पे एक्टिव हो रहे हो या नौकरी पे एक्टिव हो रहे हो, इट डजंट एड मच ऑफ वैल्यू।
तो रेगुलरली थोड़ा सा आप जब प्रिपरेशन फेज में हो तब भी आप लिंक्डइन चेक करते रहो कि कोई अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं या मार्केट का ट्रेंड कैसा चल रहा है। तो उससे दो चीजें होंगी, एक तो आप लिंक्डइन पे एक्टिव हो तो रिक्रूटर सर्च में आप थोड़े से ऊपर आओगे, या आप ऐसा भी कर सकते हो, मैंने किया था कि मैं नॉलेज शेयरिंग करता था कि मैंने कुछ पढ़ा तो उसके लिए एक ब्लॉग लिख दिया, उसको लिंक्डइन पे मैं यूजुअली डालता हूँ, तो उससे एक आपके लिंक्डइन की विजिबिलिटी बढ़ती है। एटलीस्ट वी ऑल गेट टू नो कि देयर इज अ गाय जो कुछ करता है, लिंक्डइन पर पोस्ट करता है कि हाँ एटलीस्ट नाम थोड़ा सा माइंड में रहता है, तो वो एक विजिबिलिटी रहती है। तो यस करना चाहिए। आई मीन जैसे आप इंस्टाग्राम चलाते हो ना, वैसे आप थोड़ी देर के लिए लिंक्डइन चला लो। करेक्ट, इट्स यूजफुल फॉर यू। तो लिंक्डइन पे, इंस्टाग्राम पे आप पिक्चर्स पोस्ट करते हो तो लिंक्डइन पे आप अपने कुछ अच्छे काम जो आपने किया है वो, और लाइक एवरीवन हैज अ डिफरेंट स्टोरी टू टेल, राइट? कि आप, मैंने पाइथन सीखी, मैं अलग तरीके से सीखा, आप अलग तरीके से सीख सकते हो। करेक्ट, तो वो वैसी चीज नहीं है कि ये बहुत रिडंडेंट हो जाएगी, क्या सोचेंगे लोग। आई थिंक थोड़ा सा एक्टिव रहना इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑन लिंक्डइन एंड ऑल सच प्रोफाइल्स, क्योंकि उससे आपकी रिक्रूटर विजिबिलिटी बढ़ जाती है कि रिक्रूटर जब सर्च करते हैं कैंडिडेट्स तो आप उनको ज्यादा दिखोगे। तो वो एक चीज है। मैंने जो पर्सनली की थी इसके अलावा, लिंक्डइन के अलावा, वो थी नौकरी पे मैं बहुत एक्टिव था। और मेक श्योर मैं सबको यही बोलता हूँ कि जो जो सेक्शंस हैं उसको कंप्लीटली भर के रखा है, 100% होने चाहिए, वो लिंक्डइन के हो या आपके नौकरी के हो। आपने काम किया है, कंपनी का नाम, उसमें क्या रोल है, आप क्या काम कर रहे हो, A to Z चीजें आप पूरा लिख के रखो कंसाइज वे में, जिससे लोगों को लगे कि आपने लिंक्डइन पे भी मेहनत किया है अपने काम। बेसिकली जब आपकी प्रोफाइल विजिट करें कि हर्ष ने एग्जैक्टली पूरा रिज्यूमे टाइप का होना चाहिए, लिखना चाहिए कि हर्ष ने ये कर रखा है, इस कंपनी में ये कंट्रीब्यूट किया, इस कंपनी में कंट्रीब्यूट किया, तो करेक्ट है, 100% होना चाहिए। तो वो एक चीज है। उसी तरह मैं नौकरी पे भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं लोगों को बोलता हूँ, क्योंकि कई बार डायरेक्ट कंपनी के रिक्रूटर भी रीच आउट करते हैं आपको, या थर्ड पार्टी से भी रीच आउट करते हैं कि तो वो लोग बहुत एक्टिव होते हैं क्योंकि उनको कैंडिडेट चाहिए। तो अगर आप एक्टिव नहीं हो उस टाइम पे तो आप वो अपॉर्चुनिटी मिस कर जाओगे। और वैसे भी देयर इज अ एल्गोरिथम आपका naukri.com कि आप अगर एक्टिव नहीं हो, डेली ओपन नहीं कर रहे हो, तो वहां पर उसका सर्चिंग जो रेट है ना बाय रिक्रूटर फॉर योर प्रोफाइल इट विल डिक्रीज। सो दैट इज द एल्गोरिथम। सो इसलिए वहां पर भी थोड़ा सा एक्टिव होगा तो आपकी प्रोफाइल थोड़ी ज्यादा विजिबल रहेगी रिक्रूटर को। तो वही, और नौकरी के हर एक सेक्शन को कंप्लीट करके रखो, अपनी प्रोफाइल समझी, क्या क्या काम किया आपने, क्या क्या टेक स्टैक आपको आती है, अपडेटेड रिज्यूमे, हर अगर 10 दिन पे आपको अपडेट करना हो रहा है रिज्यूमे तो आप वहाँ पे वो अपडेट करते रहो वहाँ पे भी, राइट? तो उससे मतलब, और उसके बाद मैंने तो बहुत सीरियसली जब जॉब हंट की थी तो मैंने प्रीमियम सर्विसेज भी काफी सारी ले रखी थी कि मतलब उससे मुझे हेल्प हुआ कि मैं डायरेक्टली रिक्रूटर्स को भी रीच आउट कर सकता हूं। आई मीन यार लिंक्डइन का ये एक एडवांटेज है प्रीमियम का कि आप डायरेक्टली ईमेल कर सकते हो इन केस दे आर नॉट इन योर कनेक्शन, तो वो एक है एडवांटेज। अदरवाइज समटाइम्स वी लूज सम काइंड दिस काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, वो चीज है। हां, दैट इज द वन एडवांटेज। करेक्ट, तो रिक्रूटर्स को रीच आउट करके वो मेजरली, और तीसरे तो रेफरल्स हैं। तो रेफरल्स में आपको अपने फ्रेंड्स के थ्रू जाना जिनको आप बहुत क्लोजली जानते हो, क्योंकि आज के रेफरल्स बहुत ज्यादा एवरीवन इज गिविंग द रेफरल। यस, तो वो रेफरल आई थिंक currently value go down away. Correct. Because everyone is giving the private link posting on the public platform. Yes. तो उससे वो क्रेडिबिलिटी कम हो जा रही है रेफरल्स की। बट आपके अगर अच्छे फ्रेंड्स हैं जिनको आप पर्सनली जानते हो और उनकी टीम में कोई ओपनिंग है, या आप कॉन्स्टेंटली अपने नेटवर्क बनाओ और नेटवर्क के टच में रहोगे, अगर उनकी कंपनी में कोई ओपनिंग है तो उनको रीच आउट करके आप ये कर सकते हो कि मतलब मुझे रेफर कर दो, या मतलब उन जो एचआर होंगे उनको उनकी प्रोफाइल भिजवा दो। तो वो एक रेफरल काम करता है। अपार्ट फ्रॉम दैट रेफरल अभी थोड़ा सा करेक्ट। ओके, अच्छा ये तो अगर मैं फाइनल सजेशन या फाइनल मैसेज अगर आप कुछ देना चाहो हमारे ऑडियंस को या व्यूअर्स को जो करंटली दे आर इनटू द कॉलेज, दे आर लाइक जस्ट एंटरिंग द कॉर्पोरेट, तो आप क्या होगा मैसेज फाइनल? कॉलेज में अगर कोई है तो आई विल से कि डीएसए करो, और डीएसए नोट्स बना के करो, मतलब टॉपिक वाइज नोट्स बनाते चलो, क्योंकि वो तुम्हारी रिपोजिटरी होगी बाद के इंटरव्यूज के लिए। यस, कॉलेज में तो आई थिंक इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यू आर रीडिंग एवरीथिंग फर्स्ट टाइम, देन इट्स इंपॉर्टेंट टू हैव द नोट्स। करेक्ट, तो वो चीजें कॉलेज वालों के लिए है। जो लोग ऑफलाइन जॉब सर्च कर रहे हैं या जो एक्सपीरियंस हैं
उनके लिए मार्केट थोड़ा सा भी टफ है, बट अगेन उसमें रेजिलियंस खुद की बनानी पड़ेगी। स्किल सेट को जितना ज़्यादा पॉलिश कर सके हम, और स्किल सेट पे जितना काम कर सके, रिज्यूमे जितना स्ट्रांग रख सके, कनेक्शन जितना बना सके, सेल्फ ब्रांडिंग बेसिकली बहुत ज़्यादा जरूरी है। पर्सनली आई बिलीव लाइक पर्सनल ब्रांडिंग बहुत जरूरी है। और इफ समवन लेट्स से देयर इज अ हर्ष, अगर हर्ष ने पर्सनल ब्रांडिंग बना रखी है तो आई थिंक अगर ही सेंड्स मैसेज एनी टाइम, मतलब ऐसी पर्सनल ब्रांडिंग होनी चाहिए कि आई कांट इग्नोर दिस मैसेज रिप्लाई। तो वो चीजें थोड़ा मतलब पर्सनल ब्रांडिंग इज नॉट अबाउट द ओनली जॉब, आई थिंक इट ऑलवेज हेल्प लाइक इन व्हाटएवर यू डू। करेक्ट। तो वो चीजें करनी इंपॉर्टेंट है। अगेन कुछ भी कर रहे हैं उसका एक रिपोजिटरी बना के रखना हमेशा क्विक रिवीजन के लिए हेल्पफुल है। वो डीएसए हो या कुछ नई चीजें अगर सीख रहे हो, तो क्योंकि इंटरव्यू में जब आप फिर जाओगे तो वेल इक्विप्ड रहोगे कि आपने जो जो चीजें सीखी हैं उसको आपने फिर रिवाइज कर लिया है और फिर आप जा रहे हो इंटरव्यू में, तो वो एक हेल्प करेगा। तो मुझे मतलब इन चीजों ने हेल्प करा, तो इसलिए मैं गूगल डॉक्स और एक्सेल सीट पे बहुत ज्यादा विश्वास करता हूँ कि उसमें अपनी चीजें आप लिख के रखो। ओके गॉट इट। या आई थिंक हमने सारी चीज़ें कवर कर ली हैं एंड आई होप यू गाइस एंजॉयड दिस वीडियो विद हर्ष। या थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग एंड थैंक यू हर्ष फॉर कमिंग हियर। थैंक्स।